नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं मस्तीपुर का श्राप। मस्तीपुर बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर से उतना ही सड़ा हुआ था। सुबह की धूप जब गांव की कच्ची गलियों पर पड़ती थी तो सब कुछ सामान्य लगता। बच्चे नंगे पांव दौड़ते, औरतें कुएं से पानी भरतीं और बूढ़े पीपल के नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाते। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब था, जैसे धरती के भीतर कोई करवट ले रहा हो। आशीष जब पहली बार गांव में दाखिल हुआ तो उसे मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ एक हल्की सी जली हुई गंध भी महसूस हुई। उसने सोचा शायद कहीं कूड़ा जलाया गया होगा, मगर वो गंध सिर्फ हवा में नहीं थी, वो जैसे जमीन के अंदर से आ रही थी। इंटर कॉलेज की नई इमारत दूर से ही चमक रही थी। ताज़ा पुताई, मजबूत दीवारें, बड़े बड़े खिड़की दरवाजे। गांव के लोग गर्व से उसे देख रहे थे। बच्चों की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में पहली बार दिया जलाया हो। सिवाय सुमन के। उसकी आंखें स्थिर थीं, चेहरा कठोर, होठों पर हल्की सी मुस्कान, मगर वो खुशी की नहीं थी। जैसे ही आशीष ने दहलीज पर कदम रखा, जमीन के भीतर से एक गूंज उठी। पहले हल्की, फिर भारी, फिर भयावह। गड़गड़ 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 गड़गड़। दीवारों में दरारें दौड़ गईं, बच्चों की चीखें हवा में जम गईं। एक पल में पूरी इमारत ऐसे ढही जैसे किसी ने उसकी नींव भीतर से खींच ली हो। धूल का विशाल गुबार उठा, लोगों की आंखें जलने लगीं। कोई समझ नहीं पाया कि हुआ क्या, लेकिन उस धूल के बीच कुछ और भी था। आशीष ने साफ देखा, ढहती दीवारों के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। वो इंसान जैसी थी, मगर पूरी नहीं। उसका चेहरा धुएं से बना हुआ था और उसकी आंखें खाली गड्ढे। आशीष की सांस अटक गई। तुमने उसे जगा दिया, पीछे से एक आवाज आई। वो बुढ़िया थी। उसकी आंखें सफेद थीं, दांत टूटे हुए और होठों के कोनों से काला तरल रिस रहा था। किसे? आशीष ने कांपते हुए पूछा। बुढ़िया हंसी। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। वो हंसी जैसे सूखी हड्डियों को रगड़ने की आवाज हो। जिसे तुमने जला दिया था, वो राख अब भी जिंदा है। सुभाष ने झुंझलाकर उसे पागल कहा और बात टाल दी, मगर उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। ढही हुई इमारत की मिट्टी के बीच से एक काला जला हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर निकलकर फिर भीतर खिंच गया। उस रात मस्तीपुर में हवा भारी थी। आशीष मुखिया के घर के नीचे वाले कमरे में सो रहा था। कमरे की दीवारों पर पुराने धुएं के निशान थे, जैसे कभी वहां कुछ जला हो। आधी रात, एकदम सन्नाटा, फिर खट, जैसे कोई नाखून दीवार पर रगड़ रहा हो। आशीष की आंख खुली, फिर खट खट खट। अब वो साफ सुन सकता था, दीवार के अंदर से, जैसे कोई भीतर फंसा हो। वो उठकर दीवार के पास गया, कान लगाया, और उसे सुनाई दिया धीमी सी सिसकी, मां, दरवाजा खोलो। आशीष का दिल धड़कना भूल गया। अचानक दीवार उभरने लगी, प्लास्टर फूला, दरारें बनी और उन दरारों से काले धुएं की पतली उंगलियां बाहर निकलीं। वो पीछे हट गया। तभी ऊपर से चीख गूंजी, बिरजू की। उसके घर में चारपाई हवा में उठी हुई थी, मगर सिर्फ चारपाई नहीं, उसका शरीर भी, जैसे किसी ने उसके गले में अदृश्य फंदा डाल रखा हो। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जिसने उसकी आत्मा तोड़ दी। अचानक उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। हड्डी टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजी और फिर सन्नाटा। सुबह उसका सिर स्कूल के मलबे पर टंगा मिला, मगर वो सिर सामान्य नहीं था। उसकी आंखें नहीं थीं, उनकी जगह 2 काले गड्ढे थे, और उन गड्ढों से राख गिर रही थी। गांव में दहशत फैल गई, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उस रात आशीष को नींद नहीं आई। उसने खिड़की से बाहर देखा। स्कूल का मलबा चांदनी में चमक रहा था। फिर उसने देखा राख धीरे धीरे हिल रही है। मलबे के बीच से एक आकृति उठी, पूरी जनी हुई, त्वचा पिघली हुई, नाक कटी हुई, आंखों की जगह खाली गड्ढे, और उसके पीछे 2 छोटे छोटे जले हुए साए, बच्चे। वो आकृति स्कूल की ओर नहीं, मुखिया के घर की ओर बढ़ रही थी। आशीष चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ रखा हो। अचानक वो आकृति उसकी खिड़की के ठीक सामने आ गई, बहुत पास, इतनी पास कि वो उसकी जली हुई त्वचा से उठती बदबू महसूस कर सकता था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, और बिना आंखों के भी वो सीधे आशीष को देख रही थी। उसके होठ हिले, अगला तुम, और फिर वो धुएं में बदल गई। अगली सुबह मुखिया सुभाष का सिर भी स्कूल के मलबे पर टंगा मिला, मगर इस बार
उसके होठों पर राख से लिखा था, सजा अभी बाकी है। गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये बदला है जलकर मरी हुई किसी आत्मा का। और उस दिन से मस्तीपुर में सूरज उगता जरूर था, मगर उजाला कभी नहीं होता था। मस्तीपुर में अब रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, वो कुछ और भी लाती थी। एक ऐसी घुटन जो फेफड़ों से ज्यादा आत्मा को दबाती थी। बिरजू और सुभाष के कटे सिर अब भी स्कूल के मलबे से लटक रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें उतारने की, क्योंकि जो भी पास जाता उसे कुछ सुनाई देता। फुसफुसाहट, हमने कुछ नहीं किया, हमें मत जलाओ, हमें मत काटो। लोगों ने पहले इसे हवा का भ्रम समझा, फिर उन्होंने देखा उन सिरों की गर्दन से अब भी राख गिर रही थी, और वो राख जमीन पर गिरकर खुद ब खुद रेंगती थी। हां, रेंगती, जैसे जिंदा हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये चिता की राख नहीं, ये अपमान की राख है। आशीष अब दिन में भी डरने लगा था। उसे महसूस होता था कि कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। जब वो मुड़ता, वहां कोई नहीं होता, लेकिन आईने में उसके पीछे हमेशा कोई खड़ा होता। एक जली हुई औरत, जिसकी नाक कटी हुई थी और उसकी आंखों के गड्ढों से राख टपक रही थी। आशीष ने खुद को समझाया, यह मानसिक दबाव है। मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन डर तर्क से नहीं भागता। उस रात उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई और खुद को कंबल में लपेट लिया। आधी रात अचानक उसकी छाती पर वजन पड़ा, इतना भारी कि सांस रुक जाए। उसने आंखें खोली। वो वही थी, पद्मश्री। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसकी गोद में 2 जले हुए बच्चे थे। उनकी त्वचा झुलसी हुई, मगर उनके चेहरे मुस्कुरा रहे थे। तुम पढ़ाने आए हो? वो फुसफुसाई। उसकी आवाज जैसे जले हुए कोयले से निकल रही हो। पहले इन्हें पढ़ाओ, कैसे जलते हैं बच्चे, सिखाओ। उसके हाथ की उंगलियां लंबी होती गईं, नाखून बढ़ते गए। वे धीरे धीरे आशीष की छाती के अंदर धंसने लगे। आशीष दर्द से तड़प उठा, मगर आवाज फिर नहीं निकली। तभी उसके कान में बच्चों की हंसी गूंजी, मां, इसे भी जला दो। अचानक उसका शरीर हवा में उठ गया। चारपाई कांपने लगी, दीवारों पर आग की परछाइयां दौड़ने लगीं, जबकि कमरे में आग नहीं थी। और फिर किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, तेरी बारी अभी नहीं, पहले गांव जलेगा। और वो गिर पड़ा। सुबह उसकी छाती पर 5 गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने जले हुए हाथ से पकड़ लिया हो। गांव में अब लोग एक दूसरे से भी डरने लगे थे। शाम की पत्नी रात को अचानक चीखते हुई उठी। उसने कहा, मेरे बिस्तर के नीचे कोई है। जब लोगों ने नीचे देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जब शाम ने हाथ नीचे डाला, उसका हाथ किसी ठंडी गीली चीज से टकराया। उसने हाथ बाहर निकाला। उसकी उंगलियां राख से काली थीं और उसकी हथेली पर नाखून से लिखा था, तुमने दरवाजा बंद किया था। शाम को याद आया, वो रात जब पंचायत ने पद्मश्री के घर आग लगाई थी। उसने खुद दरवाजा बाहर से बंद किया था, ताकि नीच लोग बाहर न भाग सके। उस रात शाम पागल हो गया। वो खुद को नाखूनों से नोचने लगा। मैंने नहीं किया, मैं मजबूर था, पंचायत का फैसला था। लेकिन उसकी पीठ पर जलने के निशान उभरने लगे, जैसे भीतर से आग जल रही हो। उसकी त्वचा फटने लगी और उसकी पीठ से धुआं उठने लगा। लोग उसे पकड़कर बाहर लाए, मगर अचानक उसकी आंखें काली हो गईं, पूरी तरह काली, और उसके मुंह से एक आवाज निकली, एक और। उसका सिर खुद ब खुद पीछे मुड़ा और उसकी गर्दन टूट गई। अब मौत सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये मानसिक थी। लोगों को अपने पाप दिखने लगे थे। हर उस इंसान को जिसने पद्मश्री को अपमानित किया था, रात में वही दृश्य दोबारा दिखाई देता। नाक काटने का क्षण, बच्चों का रोना, घर में आग लगाना। लेकिन इस बार दृश्य उल्टा होता। वे खुद अंदर फंसे होते,
दरवाजा बाहर से बंद, आग चारों तरफ, और बाहर से पद्मश्री की हंसी। धीरे धीरे गांव में 5 और लोग मारे गए। किसी का सिर खुद दीवार से टकराकर फट गया, किसी ने खुद अपनी जीभ काट ली, किसी की आंखें रातों रात गायब हो गईं, जैसे किसी ने भीतर से निकाल ली हों। सुमन अब टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ बदला नहीं, ये श्राप है। वो बुढ़िया को ढूंढने निकली। वो वहीं पीपल के नीचे बैठी थी। इस बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, काले आंसू। मां, सुमन फुसफुसाई। बुढ़िया ने सिर उठाया। अब समझ आई बराबरी की कीमत। सुमन रो पड़ी। हमें बचा लो, आशीष को बचा लो, वो दोषी नहीं है। बुढ़िया ने धीमे से कहा, राख जब जलती है तो हवा भी दोषी होती है। क्या मतलब? जिसने आग नहीं लगाई उसने बुझाई भी नहीं। सुमन सन्न रह गई। बुढ़िया ने अपनी झुर्रीदार उंगली से स्कूल के मलबे की ओर इशारा किया। नींव के नीचे अब भी कुछ दबा है। क्या? बुढ़िया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दया नहीं थी, हड्डियां। उस रात स्कूल के मलबे से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भीतर से खुरच रहा हो। धीरे धीरे मलबा खुद हिलने लगा और राख से बने छोटे छोटे हाथ बाहर निकलने लगे। बच्चों के, जले हुए। उनके चेहरे अधजले थे, मगर वो रो नहीं रहे थे, वो हंस रहे थे, और उनकी हंसी पूरे मस्तीपुर में गूंज रही थी। मां, सबको नीचे बुलाओ। मलबे के नीचे जमीन धंसने लगी और एक काली दरार पूरे स्कूल के मैदान में फैल गई, जैसे धरती का मुंह खुल रहा हो। उस दरार के भीतर आग नहीं थी, अंधेरा था, गहरा, अंतहीन अंधेरा। और उस अंधेरे से एक सामूहिक आवाज आई, अब सब पढ़ेंगे बराबरी का पाठ। मस्तीपुर की जमीन अब स्थिर नहीं थी, वो सांस ले रही थी, और हर सांस के साथ वो और ज्यादा भूखी हो रही थी। मस्तीपुर अब गांव नहीं रहा था, वो एक प्रतीक्षा बन चुका था। हर घर की दीवारें जैसे कुछ सुन रही थीं, हर खिड़की के पीछे कोई झांक रहा था, और हर इंसान के भीतर एक डर पल रहा था कि अगला नाम उसका हो सकता है। स्कूल का मलबा अब सिर्फ टूटी ईंटों का ढेर नहीं था, वो हिलता था, सांस लेता था। रात होते ही वहां से मिट्टी के नीचे से खुरचने की आवाज आती, धीमी, फिर तेज, फिर पागलपन भरी। सुमन ने बुढ़िया की बात नहीं भुलाई। नींव के नीचे हड्डियां हैं। उसने तय किया कि अब सच्चाई सामने लानी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात आशीष, सुमन और गांव के 4 साहसी लड़के रामू, केशव, हरि और मोहन मशाल लेकर स्कूल के मलबे तक पहुंचे। हवा ठंडी थी, मगर मिट्टी गर्म, जैसे नीचे कोई आग अब भी सुलग रही हो। आशीष ने फावड़ा उठाया। पहला वार, धम। दूसरा वार, धम। तीसरे वार पर फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। टन। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने मिट्टी हटाई। सफेद, कुछ सफेद दिखाई दिया। हड्डी, छोटी, बच्चे की। सुमन की सांस अटक गई। हे भगवान! उन्होंने और खोदा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 छोटे छोटे कंकाल, और उनके पास एक और कंकाल जिसकी नाक की हड्डी टूटी हुई थी। पद्मश्री। लेकिन सबसे भयावह बात यह नहीं थी, उन कंकालों के हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे मरते वक्त भी वे अलग नहीं हुए। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी। मशालें एक साथ बुझ गईं। पूरा मैदान अंधेरे में डूब गया, और फिर मिट्टी के नीचे से एक लंबी खिंची हुई कराह उठी। तुमने देर कर दी। धरती फटने लगी। दरार और चौड़ी हो गई। कंकालों की आंखों की जगह काले धुएं के गोले बनने लगे, और देखते ही देखते वे हड्डियां हिलने लगीं, जैसे उनमें फिर जान आ गई हो। रामू चीखा और पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर के नीचे जमीन धसी। एक जला हुआ हाथ मिट्टी से निकला और उसकी टांग पकड़ ली। रामू जमीन पर गिर पड़ा। बचाओ! उसका शरीर धीरे धीरे दरार के भीतर खिंचने लगा। उसकी उंगलियां मिट्टी नोच रही थीं, लेकिन नीचे से दर्जनों छोटे छोटे हाथ उसे पकड़ चुके थे। उसकी चीख अचानक रुक गई, और जमीन फिर से बंद हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाकी सब पत्थर की तरह खड़े थे। आशीष कांपते हुए बोला, ये सिर्फ बदला नहीं है, ये अधूरा संस्कार है।
सुमन की आंखों में डर के साथ अपराध बोध भी था। हमने इन्हें जलाया, फिर गड्ढे में फेंक दिया, बिना क्रियाकर्म। तभी पीछे से वही बुढ़िया प्रकट हुई। इस बार उसकी चाल धीमी थी, मगर आंखें तेज। अब समझ आए, ये सिर्फ आत्मा नहीं है, ये अपमान का दंश है। जब आत्मा को न्याय नहीं मिलता, वो रूप बदल लेती है। रूप? आशीष ने पूछा। बुढ़िया ने स्कूल की दरार की ओर देखा। ये अब सिर्फ पद्मश्री नहीं रही। धरती के भीतर से आवाजें आने लगीं, सैकड़ों आवाजें, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे। हमें भी पढ़ने नहीं दिया, हमें भी छुआ नहीं, हमें भी जला दिया। आशीष की आंखें फैल गईं। ये सिर्फ एक परिवार की आत्मा नहीं, ये उन सब की है जिन्हें सालों से दबाया गया। अचानक दरार से काला धुआं निकला। वो धुआं ऊपर उठकर एक विशाल आकृति में बदल गया। मानव आकार, मगर सिर कई। हर सिर अलग चेहरा, कुछ जले हुए, कुछ कटे हुए, कुछ बिना आंखों के। वो आकृति हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज भारी थी। तुमने हमें नींव के नीचे दबाया, अब हम तुम्हारी नींव बनेंगे। गांव के बाकी लोग दूर से ये दृश्य देख रहे थे। कुछ बेहोश हो गए, कुछ भागने लगे। लेकिन जहां जहां वे भागते, वहां जमीन नर्म हो जाती, जैसे पूरे गांव की मिट्टी जिंदा हो गई हो। केशव अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। हमने सही किया था, वो लोग गंदे थे। अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठा। उसकी त्वचा पर जलने के निशान उभर आए। उसका मुंह खुला, मगर आवाज नहीं निकली। फिर उसका शरीर राख बनकर हवा में बिखर गया। सिर्फ उसकी परछाई जमीन पर बची रही, और वो परछाई धीरे धीरे दरार में समा गई। आशीष समझ गया कि ये अब व्यक्तिगत नहीं रहा, ये सामूहिक पाप का परिणाम है। सुमन घुटनों पर गिर गई। हमें क्या करना होगा? बुढ़िया ने गहरी सांस ली। सच सबके सामने लाना होगा, स्वीकार करना होगा, और जो दबाया है उसे सम्मान के साथ विदा करना होगा। अगर नहीं किया तो? बुढ़िया ने उसकी आंखों में देखा। तो ये गांव मिट्टी में नहीं, अंधेरे में बदल जाएगा। तभी स्कूल के मलबे के बीच से एक पुरानी लोहे की पेटी बाहर आई, जैसे किसी ने भीतर से धक्का दिया हो। आशीष ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर जली हुई कॉपियां थीं और एक आधी जली डायरी। उस पर राख से लिखा था, हम भी पढ़ना चाहते थे। पन्नों पर बच्चों की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी, अ, आ, इ, ई। और एक जगह लिखा था, माँ कहती है एक दिन सब बराबर होंगे। आशीष की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ और लिखा दिखा, अगर हमें पढ़ने नहीं दिया तो हम सबको सिखाएंगे। अचानक हवा तेज हो गई। दरार से फिर आवाज आई, पाठ शुरू हो चुका है। गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। कुएं का पानी काला हो गया, जानवर चिल्लाने लगे और आकाश में चांद लाल पड़ गया। मस्तीपुर अब पूरी तरह श्रापित हो चुका था। आशीष ने बुढ़िया की ओर देखा। क्या ये रुक सकता है? बुढ़िया ने धीरे से कहा, रुक सकता है, मगर कीमत बड़ी होगी। कौन सी कीमत? बुढ़िया की आंखें आशीष पर टिक गईं। जो सबसे कम दोषी है, उसे सबसे बड़ा त्याग करना होगा। आशीष समझ गया, ये कहानी अब उसके इर्द गिर्द घूम रही है, और दरार के भीतर से फुसफुसाहट आई, मास्टर जी, अगला पाठ तुम्हारा है। मस्तीपुर की धरती अब सिर्फ फटी हुई नहीं थी, वो खुल चुकी थी। दरार सांप की तरह रेंगती हुई खेतों को चीरती, पेड़ों की जड़ों को तोड़ती, कुओं के किनारों को निगलती आगे बढ़ रही थी। वो रुक नहीं रही थी, और सबसे डरावनी बात, वो किसी दिशा के बिना नहीं बढ़ रही थी। उसका रुख साफ था, शहर, जहां से आशीष आया था, जहां शिक्षा थी, रोशनी थी, और शायद वही घमंड भी कि हम सभ्य हैं। दरार के किनारे खड़े आशीष ने देखा, जमीन के नीचे जैसे कोई नसें धड़क रही हों। राख उन नसों में खून की तरह बह रही थी, और जहां जहां दरार गुजरती, वहां मिट्टी काली पड़ जाती, घास सूख जाती, पक्षी आसमान से गिर पड़ते। सुमन फुसफुसाई, ये फैल रही है। बुढ़िया ने सिर हिलाया। घृणा की जड़ें गहरी होती हैं, जब वो जागती है तो सिर्फ एक जगह नहीं रुकती। अचानक गांव के बाहर की सड़क पर एक ट्रैक्टर आ रहा था। हरी का छोटा भाई शहर से दवाई लेकर लौट रहा था। उसे अभी तक कुछ पता नहीं था। जैसे ही ट्रैक्टर दरार के पास पहुंचा, जमीन अचानक धसी। पूरा ट्रैक्टर आधा अंदर समा गया। लड़का चीखा, बचाओ! आशीष दौड़ा, मगर देर हो चुकी थी। दरार के भीतर से राख का बवंडर उठा और लड़के को लपेट लिया। उसकी आंखें कुछ ही सेकंड में काली हो गईं।
जब धुआं छटा, वो लड़का खड़ा था, मगर वो अब वही नहीं था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज अब कई आवाजों का मिश्रण थी। शहर भी सीखेगा। और वो खुद चलकर दरार के भीतर उतर गया। सुमन का शरीर कांप उठा। ये लोगों को अपने साथ ले जा रही है। बुढ़िया बोली, नहीं, ये उन्हें माध्यम बना रही है। उसी रात शहर के बाहरी इलाके में पहली घटना हुई। एक प्राइवेट स्कूल की दीवार अचानक गिर गई, बिना कारण, बिना चेतावनी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा, दीवार गिरने से ठीक पहले जमीन पर एक पतली काली रेखा उभरती है। वही दरार, वही धड़कन, और दीवार गिरते वक्त बच्चों की आवाज गूंजती है, हमें भी पढ़ाओ। शहर में अफरा तफरी मच गई। समाचार चैनलों ने इसे प्राकृतिक हादसा बताया, लेकिन मस्तीपुर जानता था यह हादसा नहीं था, यह विस्तार था। गांव में अब हालात बेकाबू हो रहे थे। दरार चौड़ी होकर एक गहरी खाई में बदल चुकी थी। उसके भीतर सिर्फ अंधेरा नहीं था, कुछ हिल रहा था, कुछ सांस ले रहा था। रात के तीसरे पहर आशीष अकेले दरार के किनारे गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम क्या चाहती हो, बदला या बदलाव? कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर अंधेरे में दो जले हुए बच्चों की आकृति उभरी। हमें रोका गया, हमें मिटाया गया, अब कोई नहीं रुकेगा। अचानक उनके पीछे वो विशाल छाया फिर उभरी, सदियों की घृणा का रूप। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। ये आग अब रुकेगी नहीं, जब तक बराबरी दर्द बनकर हर दिल में न उतर जाए। आशीष ने साहस जुटाया, अगर दर्द ही संतुलन है तो मैं तैयार हूं। सुमन पीछे से चिल्लाई, नहीं, लेकिन आशीष आगे बढ़ चुका था। वो दरार के बिल्कुल किनारे खड़ा हो गया। अगर एक जीवन के अनुभव से ये रुक सकता है तो मैं उतरता हूं। बुढ़िया की आंखें फैल गईं। तुझे समझ नहीं है, वहां सिर्फ यादें नहीं, सदियों की यातना है। आशीष ने शांत स्वर में कहा, शायद वही सीख जरूरी है। और उसने छलांग लगा दी। दरार के भीतर गिरते हुए उसे लगा जैसे वो अंधेरे में नहीं, स्मृतियों में गिर रहा है। हर परत पर एक दृश्य। कहीं एक बच्चा स्कूल से बाहर धकेला जा रहा है, कहीं किसी स्त्री की चोटी पकड़कर उसे घसीटा जा रहा है, कहीं किसी युवक को सिर्फ छू लेने पर पीटा जा रहा है। हर दृश्य आग की तरह उसकी त्वचा पर उतरता। वो चीखा, मगर रुकने की जगह नहीं थी। आखिरकार वो एक ठोस जमीन पर गिरा। चारों तरफ धुंध और सामने पद्मश्री, इस बार शांत। उसने पूछा, तुम क्यों आए? आशीष ने कठिनाई से कहा, ताकि समझ सकूं। पद्मश्री ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, आशीष के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने खुद को एक साथ सैकड़ों शरीरों में महसूस किया। भूख, अपमान, अस्वीकार, जलना, दम घुटना। वो घुटनों पर गिर पड़ा। बस, काफी है। पद्मश्री की आवाज अब नर्म थी। काफी नहीं, जब तक ये दर्द सिर्फ तुम्हारा है, तब तक संतुलन नहीं। ऊपर धरती कांप रही थी। गांव के लोग दरार के चारों तरफ खड़े थे। सुमन रो रही थी। अचानक दरार से एक तेज रोशनी निकली और शहर की ओर बढ़ती काली रेखा रुक गई, कुछ क्षण के लिए। बुढ़िया ने फुसफुसाया, ये इसे स्वीकार कर रहा है। लेकिन तभी दरार के भीतर से एक और भयानक गर्जना हुई। वो विशाल छाया पूरी ताकत से उभरी। एक का दर्द काफी नहीं, सबका अनुभव होगा। और दरार फिर से फैलने लगी, इस बार और तेज। गांव की सीमा पार शहर की ओर दौड़ती हुई। बुढ़िया चिल्लाई, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो अगली रात सिर्फ मस्तीपुर नहीं, पूरा शहर अंधेरे में डूबेगा। दरार की रफ्तार बढ़ गई। आसमान पर काले बादल छा गए और शहर की बिजली एक एक कर बुझने लगी। मस्तीपुर अब केंद्र नहीं रहा था, वो स्रोत था, और श्राप अब महामारी की तरह फैल रहा था। शहर की आखिरी बत्तियां भी झिलमिलाकर बुझ गईं। अंधेरा अचानक नहीं आया, वो फैलता हुआ आया। पहले सड़कों पर, फिर इमारतों की दीवारों पर, फिर लोगों की आंखों के भीतर। मस्तीपुर की दरार अब एक खाई बन चुकी थी, गहरी, जीवित, सांस लेती हुई। उस खाई के भीतर आशीष खड़ा था, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में आग नहीं, अजीब सी शांति थी, जैसे उसने वो देख लिया हो जो बाकी दुनिया देखना नहीं चाहती। ऊपर गांव वाले चीख रहे थे, शहर में लोग घरों से बाहर भाग रहे थे। मोबाइल नेटवर्क बंद, रेडियो पर सिर्फ खराश भरी आवाज।
हमें भी पढ़ाओ। दरार से उठती विशाल छाया अब आसमान को छू रही थी। उसके भीतर सैकड़ों चेहरे थे, दर्द से भरे, क्रोध से भरे, अधूरे। बुढ़िया दरार के किनारे खड़ी कांप रही थी। अब आखिरी निर्णय होगा, उसने बुदबुदाया। दरार के भीतर पद्मश्री आशीष के सामने खड़ी थी। तुमने देखा, तुमने महसूस किया, लेकिन संतुलन अभी टूटा है। आशीष की आवाज भारी थी। संतुलन दर्द से नहीं, परिवर्तन से आता है। विशाल छाया गरजी। परिवर्तन? सदियों से वादे ही तो मिले हैं। अचानक दरार के भीतर दृश्य बदल गया। आशीष ने खुद को मस्तीपुर के बीच खड़ा पाया, मगर ये भविष्य था। गांव के हर घर पर राख की परत, बच्चे बिना आंखों के, लोग बिना आवाज के, एक जीवित नरक। अगर घृणा ही राज करेगी तो यही भविष्य है, छाया बोली। फिर दूसरा दृश्य उभरा। स्कूल फिर से बना है, मगर इस बार नींव के नीचे अस्थियां नहीं, स्मारक है। नाम लिखे हुए हैं, बराबरी की शपथ। बच्चे साथ पढ़ रहे हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, पद्मश्री की आत्मा शांत। ये भी संभव है, उसने धीमे से कहा, मगर इसके लिए बलिदान चाहिए। आशीष समझ गया। किसका? छाया की आंखें अंगारों की तरह चमकीं। जिसने सबसे कम अपराध किया, वही सबसे बड़ा भार उठाए। ऊपर दरार चौड़ी हो रही थी। शहर की ओर बढ़ती काली लकीर अब अस्पतालों, स्कूलों, घरों को छूने लगी थी। जहां जहां वो गुजरती, लोगों को अपने भीतर का छिपा भेदभाव दिखने लगता। वो पागलों की तरह चीखते, कुछ खुद को चोट पहुंचाते, कुछ दूसरों पर टूट पड़ते। ये सिर्फ अलौकिक हमला नहीं था, ये आत्मा पर हमला था। आशीष घुटनों पर बैठ गया। अगर मेरा जीवन इस आग को रोक सकता है तो मैं तैयार हूं। सुमन ऊपर से चिल्लाई, नहीं, तुम दोषी नहीं हो। आशीष ने ऊपर देखा। चुप रहना भी दोष है। पद्मश्री उसके पास आई। अगर तुम यहां रह गए तो तुम्हारा शरीर ऊपर मर जाएगा, तुम्हारी आत्मा इस दरार की प्रहरी बन जाएगी। जब तक बराबरी सच्ची नहीं होगी तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। आशीष मुस्कुराया। तो मैं पहला अध्यापक बनूंगा इस अंधेरे का। विशाल छाया गरजी। सोच लो, ये अनंत हो सकता है। आशीष ने आंखें बंद कर लीं। उसे बच्चों की आवाज सुनाई दी। मास्टर जी, उसने हाथ फैलाए। मैं तैयार हूं। अचानक दरार के भीतर तेज प्रकाश फूटा, इतना तेज कि ऊपर खड़े लोग आंखें ढककर पीछे हट गए। आसमान में गूंज हुई जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज उठी हों। दरार से कुड़ने लगी। शहर की ओर बढ़ती काली रेखा रुक गई, फिर पीछे हटने लगी। लोग जमीन पर गिर पड़े, रोते हुए, कांपते हुए, मगर जीवित। विशाल छाया तड़पी। ये अंत नहीं है। जब तक मन में भेद है मैं लौटूंगी। पद्मश्री की आत्मा ने आशीष की ओर देखा। अब ये तुम्हारे हाथ में है। और प्रकाश के भीतर दोनों आकृतियां विलीन हो गईं। दरार बंद हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह हुई, सूरज उगा। मस्तीपुर में पहली बार रोशनी सच में महसूस हुई। जहां दरार थी वहां एक पत्थर का चबूतरा था। उस पर खुदा था, यहां अन्याय दफन है, बराबरी ही शिक्षा है। आशीष का शरीर दरार के किनारे पड़ा मिला, निर्जीव, चेहरे पर शांति। सुमन रो पड़ी। बुढ़िया ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने श्राप रोका नहीं, उसे बांध दिया है। कहां? सुमन ने पूछा। बुढ़िया ने चबूतरे की ओर देखा। नींव में। कुछ महीने बाद स्कूल फिर बना। इस बार गांव वालों ने खुद ईंटें उठाईं। सब ने मिलकर शपथ ली, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। स्कूल के प्रवेश द्वार पर आशीष की तस्वीर लगी। नीचे लिखा था, शिक्षा बराबरी से शुरू होती है। लेकिन हर साल उसी रात जब पद्मश्री जलाई गई थी, स्कूल की घंटी अपने आप बजती है, धीमी फिर तेज। और कुछ बच्चों ने कसम खाकर कहा है कि कभी कभी कक्षा में एक अतिरिक्त छाया बैठी दिखती है। ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद लिखा मिलता है, पहला पाठ, इंसान बनो। मस्ती पर बच गया, शहर भी बच गया, लेकिन श्राप पूरी तरह मरा नहीं। वो अब सो रहा है। और अगर तो दरार फिर खुलेगी, और इस बार शायद कोई आशीष ना हो।